सेटल कर जाइए भैया आप लोग। तो हम लोग चालू करने वाले बेटा सर्कुलर मोशन। तो काफी लोगों के लिए जिनको चीजें नहीं समझ में आई होंगी उनके लिए रिवीजन होगा। अब सर्कुलर मोशन के अंदर यहां पर हम लोग देखते हैं बेटा वी टेक अ सर्कल और एक कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल और यहां पर हमने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहां बना लिए हमने। वी हैव मेड द एक्स कोऑर्डिनेट we have made the x coordinate and we have made the y coordinate। अब यहां पर इस सर्कल का रेडियस r है and this is my origin and one object is moving in the circle of radius r। तो आपको ये समझना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेडियस r के सर्कल में घूम रहा है तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए ये बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो दिस इज अ यूनिवर्सली जस्टिफाइड स्टेटमेंट। सो दिस r इज नथिंग बट r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देयर इज समथिंग नोन एज सर्कुलर मोशन एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज ट्रांसलेशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, SI unit will be radian
ध्यान दीजिएगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा और एसआई यूनिट विल बी रेडियन, और यहां पर एस आएगा दैट विल बी इन मीटर, है ना। अब यहां पर वेलोसिटी आएगी और सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। उस ds बाई डी टी को मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डी थीटा बाई डी टी। यहां पर जो चीज a आएगा वो आएगा dv बाई डी टी, और यहां पर आएगा अल्फा दैट विल कम एज डी ओमेगा बाई डी टी। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे थे व्हेन a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट पर हमने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे थे। क्या बोलिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। अब मुझे एक इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, एक स्कूल बोर्ड ने बच्चे ने पूछा कि मुझे ना एसएनएथ कैलकुलस मेथड से करना है, मतलब आई डोंट वांट टू फाइंड एसएनएथ यूजिंग द नॉर्मल मेथड। देखो बेटा, ये सारे फॉर्मूलाज तुमने कैलकुलस मेथड से निकाले हैं, अब एस निकाल लिया ना तो हर एक एस का कैलकुलस मेथड हो गया, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में चला जाता है एसएनएथ। इतना सबने नोट कर लिया क्या बेटा, इतना नोट कर लिया, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं अपनी बातें कंप्लीट करके वापस इसी सर्कल को बनाऊंगा। तो एसएनएथ भाई डीवी बाई डी टी ए होता है ना, और वहां से हमने प्रूफ कर लिया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। कब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, जब a कांस्टेंट है तब। फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, ds अपॉन dt है ना बेटा, और जब मैं रिवीजन क्लास लूंगा ना बेटा तो मैं आपको अलग अलग बैचेज में बुलाऊंगा, जैसे अभी किसी, ताकि मैं आपके काम भी देख सकूं। और काफी लोग इस बड़े क्लास में छुप जाते हैं, बहुत बड़ा क्लास नहीं है तब भी 40 प्लस बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो सबका पर सबकी समझ नहीं आ पाती है, तो हम लोग अल्फाबेटिकली आधे घंटे का ही रिवीजन रखेंगे, लेकिन वी विल कीप इट इन ए स्मॉलर ग्रुप 10 to 12 सो दैट एटलीस्ट हमें क्लैरिटी हो बेटा कि किसको कहां तक आता है। अब यहां से बेटा जरा समझो, ये तो अब अपने हाथ में हो गया ना इंटीग्रेशन। अगर तुम इंटीग्रेशन को समझते हो तो तुम उसको ऐसे लिख सकते थे, t 0 से t कब लिख रहे हैं, अरे बाबा 0 से t कब लिख रहे हैं, जब हमें 0 सेकेंड से t सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन किसी ने बोला नहीं भैया हमें तो nth सेकेंड का चाहिए, तो nth सेकेंड का मतलब क्या होता है कि भाई हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो पूरा नहीं चाहिए, n-1 से n के बीच का चाहिए। तो n-1 सेकेंड में जहां थे हम बोल दे वो लोकेशन क्या है 0, और जब n सेकेंड में पहुंचे तो उसको बोल देते हैं SNth, जस्ट नाम देने के लिए। नहीं तो इसका नाम देते SN-1 और इसका नाम देते SN। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों तरीके से लिख सकते थे। अगर हम लिखते
वैसे तो लिखते Sn माइनस 1 इज UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस 1 प्लस हाफ। ये कोई कैलकुलस मेथड कोई नया थोड़ी हुआ बेटा, यही काम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT में किया, इसका लिखने का तरीका सिर्फ बदल गया, है ना। तो डोंट फॉल इनटू इडियोसिटी ऑफ डूइंग समथिंग। लोग अजीबो गरीब होते हैं बेटा, ऐसे भाई शिक्षक कोई भी आपसे, ऐसे लोगों से बच के रहिए, या आप उनसे उनके क्लास 12 का स्कोर मांगिए, उनसे उनके कॉलेज का नाम मांगिए, तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि ये कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूव कर दे और उसमें T की जगह N और T की जगह N माइनस 1 डालकर SNF निकाले, तो वो भी प्रिसाइजली कैलकुलस मेथड है, क्योंकि कैलकुलस मेथड से उस बच्चे ने क्या कर दिया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूव कर दिया। हाँ, मैथ्स के क्लास में ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन को बढ़ाता है ना। अगर कोई बोले 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जहां 2 N माइनस 1 लिखा वहां 2 लिख देंगे, और जहां N लिखा हुआ है वहां पर 4 लिख देंगे। कोई बोला 1 से 6 सेकंड के बीच में, तो 0 से N या 0 से T लिखने का एक तरीका होता है, मैंने बताया था, क्योंकि हमारे लिए इंटरवल्स इंपॉर्टेंट है ना। बात समझ में आई क्या? दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, कि कोई बच्चा SNF को ऐसे निकाला या ऐसे निकाला, दोनों एक ही चीज लिख रहा है। आप ऐसे लिख दोगे तो SNF डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपने काम वही किया है बेटा, नथिंग हैज चेंज। होता क्या है बेटा कि जब जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और वो अपना समय बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे तो वो कुछ नहीं कर पाए, है ना। उन्होंने एक संघर्ष का लंबा रास्ता चुना, उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने संघर्ष का एक लंबा रास्ता चुना। उन्होंने MSc किया, फिर BEd करी, फिर पढ़ा रहे। तो बच्चों के प्रति सिंपैथी की मेथड्स नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं कर सकते, तो ये एक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि इस तरह के क्वेश्चंस में एक कोरिलेशन है। तो आप जैसे V इक्वल टू U प्लस AT लिख सकते हो, आप आंख बंद कर क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप लिख सकते हो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 2 अल्फा थीटा। क्या ये फॉर्मूला आप हमेशा लिख सकते हो? दिस इज ओनली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। तो नाम बदला है, इंटीग्रेशन में वेरिएबल बदलने से वैल्यूज नहीं बदलते हैं। ये एक्सेलरेशन है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट है, तो दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। विल गो टू द थर्ड पेज एंड आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हम लोगों ने एक सर्कल लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना लिए,
और हमारा जो बंदा है उसका नाम है P, और वो किसी समय पर OP वेक्टर एंगल थीटा बना रहा था. सो वी वेर इन गुड पोजीशन टू राइट R एज, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या, R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप, है ना. R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप. वेलोसिटी dr बाई dt. देखिएगा बेटा, R को बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है. इट इज मोशन ऑन अ सर्कल, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, है ना. तो यहां पर हमारे पास आ गया d cos थीटा क्या हम cos थीटा का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में जानते हैं? हम cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में जानते हैं, राइट. तो हमने यहां पर चेन रूल लगाया. मैंने एक स्टेप अपने मन में ले लिया, है ना, और आपके पास आ गया R ओमेगा माइनस साइन थीटा I कैप प्लस कॉस थीटा J कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड देखो तो 1 दिख रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिख रहा है. इसका मतलब है ये कोई यूनिट वेक्टर है. और हम लोग काइनेमेटिक्स से जानते हैं कि किसी भी पाथ पर क्या खींच दो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, टेंजेंट. किसी भी पाथ पर. इसका मतलब है कि हमें यहां पर ये वाला स्टेप बता रहा है कि यू नीड टू डिफाइन वन यूनिट वेक्टर. तो लेट मी डिफाइन वन यूनिट वेक्टर हियर. एक यूनिट वेक्टर मैंने यहां डिफाइन किया और इसका नाम दे दिया ET कैप. अच्छा, मुझे शेप हटाना पड़ेगा. मुझे एक यूनिट वेक्टर मैंने इसके टेंजेंशियली डिफाइन कर लिया, उसका नाम दे दिया ET कैप. अब हम चूंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, तो मैंने सोचा कि एक वेक्टर अगर मुझे मिल गया है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत पड़ी है, तो मैं एक डायरेक्शन और अपने मन से डिफाइन कर लेता हूं. उसका नाम क्या रख देता हूं बेटा? ER कैप. क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. अब जरा देखो तो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, और ये क्या है? 90 माइनस थीटा है. क्योंकि रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे. कोई दिक्कत है क्या? सो यू आर गुड टू गो एंड राइट ET कैप एज माइनस साइन थीटा I कैप प्लस कॉस थीटा J कैप. ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, देखो बेटा वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी क्या होगा? R ओमेगा. वेलोसिटी क्या होगा? R ओमेगा. और उसका डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. बात क्लियर है क्या? उसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. ER कैप को भी डिफाइन करके रख लो, आगे काम आएगा. तो क्या आ रहा है? कॉस थीटा, माइनस तो नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है
कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अरे बाबा, एक वेक्टर अगर ऐसा है, और देखो बेटा ये सब चीजें देखने से कभी नहीं सेंस आएगा, लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है तुम इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हो, तो मैंने क्या बोला था, रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज अपोजिट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें दोनों वेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जिसमें रिजॉल्व कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली बट इन दिस केस अगर ये थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कॉस थीटा होगा। मैंने 50 बार बता रखा है बेटा, थीटा के सामने पाप होता है, और जो थीटा जिस पे लदा हुआ है वो तो कॉस होगा, और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है। क्यों 1 दिया हुआ है? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं और एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन विल बी dv बाई dt, और बेटा ये आ चुका है आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसी को डिफरेंशिएट करना है। जरा सब लोग मेरे साथ ध्यान देकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें किसको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है? आर को, क्योंकि आर एक कांस्टेंट है। तो हम आर को हंसी खुशी सबसे बाहर ले जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें आर का कोई काम नहीं है। अब दो कैदी हैं, कौन कौन? एक ओमेगा और एक ईटी कैप। तो हम ओमेगा को बाहर रख दें और ईटी कैप को डिफरेंशिएट करें, और नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा? किसको बाहर रखेंगे? ईटी कैप को बाहर रख दें और ओमेगा को डिफरेंशिएट करें। तो ऐसा कुछ होगा। अब बेटा लाल जरा डिफरेंशिएट करोगे तो आ गया आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और माइनस साइन दोनों के बाहर निकला हुआ है ना। और यहां पर आ गया अल्फा ईटी कैप। जरा देखो खूबसूरती, देखो बेटा साइंस की। वो दो बातें बोल रहा है, और आर मल्टीप्लाइड हो गया, तो यहां पर आर भी लिख लो। ए आर जो बाहर था वो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो अल्फा आर ईटी कैप। देखो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं। एक रेडियल एक्सेलरेशन, राइट, जो किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, और रेडियली इनवर्ड है। हमारा ई आर कैप इधर था, उसका निगेटिव वेक्टर इधर आएगा, और ईटी कैप जो कि टेंजेंशियल है।
तो ए टोटल आ गया बेटा, ए टोटल आ गया ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ए टोटल आ गया ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। हटा इसको, तो इसको तसल्ली से करो बेटा। बहुत लोग चेन रूल ही नहीं समझ पाए होंगे। मैं बहुत लोग मतलब 8-10 बच्चे तो होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उनको चेन रूल समझने में दिक्कत होगी। क्लियर है बेटा? तो ये हम लोगों ने, ठीक है बेटा, बाकी जो है ना एक बार पढ़ाया जा रहा होगा, कुछ लोगों को मैं दोनों बैच को ऐसे रखा है कि कुछ कुछ चीजें रिवाइज करते रहूं, स्कूल कोर्स के लिए भी। और अगर ये बहुत कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है तो मैं थोड़ा 1-2 दिन एडजस्ट कर दूंगा कि थर्सडे, सैटरडे और संडे तो देखते हैं स्कूल कोर्स का परफॉर्मेंस पे। बट जो पहला स्कोर मिला है स्कूल से वो बहुत खराब मिला है। योर स्कोर शुड नॉट बी लेस देन 90% इन एनी एग्जामिनेशन, हाउ एवर स्मॉल एग्जाम इज, है ना। आप कैटेगरिकली बेटा सिस्टम का पार्ट हो तो आपको सारी चीजें बताई जाती है। आप घर जाओ, रेस्ट करो, बैठ के वो सारी चीजें करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही है, कम बैक एट एनी गिवन डे, यू कैन कम बैक, है ना। स्कूल कोर्स के सिर्फ फीस ही कम है बेटा, कंटेंट सेम रहता है ना। ओनली थिंग वी आर नॉट गिविंग यू दैट मच टाइम, so we are charging you little bit less। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है बेटा? यहां पर इस चीज को समझिएगा। इस चीज को समझिएगा। ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे बेटा स्पेशल केस, when omega is constant, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा हो गया 0। ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट इज एग्जांपल ऑफ क्या हो गया बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में ए टोटल जो हो गया वो बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर आर के। एक्सेलरेशन हो रहा है बट स्पीड नहीं चेंज कर रहा है। मतलब ऐसे केसेस हो रहे हैं कि देयर इज एक्सेलरेशन बट इट्स नॉट चेंजिंग द स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी that is speed remains same but there is acceleration, and in what direction? Radially inward direction, ओमेगा स्क्वायर आर। और डोंट फॉरगेट v इज इक्वल टू क्या था बेटा? ओमेगा आर। तो ए रेडियल का आप एक डायरेक्शन ये भी लिख सकते हैं, ए रेडियल और ए टोटल इस केस में सेम है। वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर बाई आर। अब आपको बात समझ में आई कि क्यों मैंने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, और वो किसके बराबर था?
mass into acceleration, and acceleration was what? V square by r. So there is acceleration but not change in speed. तो what is rate of change of speed? तो बेटा rate of change of speed जो होता है वो होता है v डॉट a बाई मॉड v. तो अगर कहीं पर भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, आई रिपीट, कहीं पर भी एक्सेलरेशन अगर किसके परपेंडिकुलर है, तो इट विल नॉट कॉज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट विल ओनली हेल्प चेंजिंग द डायरेक्शन. तो लिख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज projection of A over V. और वेक्टर में हम लोग ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं कि जिसके ओवर होता है वो नीचे आ जाता है. प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर वी, बी क्या था? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी. प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए कोई पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए. ये चीजें आपको क्लियर कट ए डॉट बी में आपको बताया हुआ है. तो वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करेगा जो वेलोसिटी के अलोंग होगा. एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा. वेलोसिटी तो अभी भी चेंज हो रहा है ना. इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है. क्यों? कि भले इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पर चिंटू इधर था, यहां पर चिंटू इधर है, यहां पर चिंटू इधर है. अगर चिंटू सर्कल में घूम रहा है तो उसका स्पीड सेम है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल मे हैव सेम स्पीड बट इट विल नॉट हैव सेम वेलोसिटी. मे हैव बोला, हो सकता है उसका स्पीड भी चेंज कर रहा हो लेकिन उसका स्पीड सेम रह सकता है. आगे बढ़ जाए बेटा. तो आगे बढ़ने के पहले एससीवी के क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक. तो एससीवी सर्कुलर मोशन, तो यहां पर मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो मैंने पहले करवा रखा है. आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन 3. एंड 14 शायद मैंने करवा रखा होगा बट स्टिल 3 and 14 and yes 3 and 14 and even 10. You can have 10. 3, 10 and 14 इस क्वेश्चन को कीजिए. Solve 3, 10 and 14. So we'll resume this question number 3. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहा है. 3, 10 and 14 ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस. जैसे हम लोग देखेंगे बेटा और इसको रीडू करेंगे. और हमेशा मैं बोलता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से सोच सकते हो. तो क्या बोल रहा है बेटा कि
एक 1 सेंटीमीटर के रेडियस में एक पार्टिकल घूम रहा है. देयर इज अ पार्टिकल and this radius is 1 centimeter, and you have given mass, no, not given mass, right? You have given that velocity is 2t. तो बोल रहा है रेडियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 निकालिए, राइट? तो t इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 2 इंटू 1, राइट? तो 2 हो गई. रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी लिखवाएं, बताओ क्या होता है? v²/r. हमारी बस नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस r को मीटर में कन्वर्ट कर दें, है ना? तो ये आ गया 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? वो सेंटीमीटर में नहीं ना दिया है, नहीं सेंटीमीटर में दिया है. तो बेटा इसको भी 10⁻² एंड 10⁻² कर, सॉरी यहां पर v जो दिया है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड में. तब आ गया बेटा 4/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या कोई ऐसे भी सोच सकता था कि हम आंसर किस चीज में डाल दें, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. तब आ जाता सीधे सीधे 2 इंटू 2/1, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? अब टेंजेंशियल तो dv/dt निकाल लेते हैं. पीस ऑफ केक, ये आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ए टोटल अभी लिखवाया था बेटा, ए टोटल क्या था? व्हाट इज ए टोटल? ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. वी हैव ऑल लिबर्टी टू टेक समथिंग आउट और राइट इट √20. डिपेंड करता है कि आप कौन हो, आप लिख सकते हो इसको कुछ भी. सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 इंटू √5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? यहां पर कोई इफ एंड बट हमें नहीं करना है ना? अब बेटा देखिए क्या होता है कि जो टाइमिंग देते हैं, ये टाइम देना बहुत जरूरी है. उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, अगर सवाल नहीं बन रहा है तो थ्योरी रटने में यूटिलाइज कर लेंगे. तो थ्योरी अगर आप रटेंगे तो आपको ये चीजें बाद में याद नहीं करनी पड़ेगी, यही हो जाएगा, है ना? ये डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा? अ स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज व्हील्ड अराउंड अ वर्टिकल सर्कल ऑफ अ रेडियस r. Find the minimum speed the stone can have at a highest point on the circle. Right. So you have a circle of radius 1 meter और ये स्टोन को बांधे हुए स्टोन का कुछ मास होगा और ये यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है.
तो यहां पर क्या लग रहा है बेटा, टेंशन, और यहां क्या लग रहा है, mg, है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं T प्लस एम जी, यही रेडियली इनवर्ट फोर्स है। ये किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पर आर जो है वो लेंथ ऑफ रोप के बराबर है। अब देखो बेटा, क्यों सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए, क्यों ऐसी मैंने बातें करी है जो आपको अधिकतर लेक्चर्स में मिसिंग दिखेगा। टेंशन क्या होता है, रस्सी क्या होता है, तो मैंने बताया टू स्लैक और नॉट स्लैक, क्रिटिकल कंडीशन इज, मतलब टी अगर जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो भी आप इसको जीरो ही लोगे। तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी को मिनिमम करना है। तुम्हारे हाथ में कौन है, रस्सी, तो वी मिनिमम के लिए टी को जीरो कर दिए। अब बेटा अगर आपने थ्योरी पढ़ी और आपको नहीं समझ में आया कि इसका क्या यूज है, यहां पर क्लियर हो जाएगा कि अरे वी मिनिमम करना था, मतलब इस जगह पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ पत्थर, स्टोन, रूट जीएल से बड़ा नहीं रखेंगे या रूट जीएल के बराबर नहीं रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिर जाएगा, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने ऐसे ग्लास में पानी रख लिया और उसको घुमाए तो पानी नहीं गिरेगा, कब, जब आप उसको उतना एम वी स्क्वायर बाई एल दे देंगे जो कि कम से कम किसके बराबर है, एम जी के बराबर है ना। उससे ज्यादा देंगे तब तो अच्छी बात है, नॉर्मल नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको वो मिनिमम स्पीड आइडेंटिफाई करना होगा कि इससे तेज अगर घुमाएंगे तो पानी मेरे सर पे नहीं गिरेगा। किसी ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, तो आप ग्लास में पानी रखकर ऐसे घुमाइए तो आपको ये चीज, अब क्वेश्चन नंबर 14 तो इसका रेप्लिकेशन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तो इसका रेप्लिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, यहां पर उसने वेलोसिटी दे दी, पूछ रहा है टेंशन बताओ, टी, क्या लिखोगे, ये एक सर्कल में घूम रहा है नहीं, ये एक सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में कौन घुमा रहा है, टी, अपोज कौन कर रहा है, एम जी, नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। यहां पर ये आर एल के बराबर है, तो टी कम्स एज एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। फ्री के क्वेश्चंस हो गए बेटा, दीज क्वेश्चंस बिकम्स अ फ्री का क्वेश्चन। कोई दिक्कत है क्या बेटा? दिक्कत यह है कि इसमें से सारे क्वेश्चंस पहली बार पढ़ने के बाद ही, सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद हो जाने चाहिए थे। हमारा ब्रेन एज ए स्टूडेंट इतना डेवलप होना चाहिए कि जब हम नई चीजें सीखें, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए 4 साल के बाद आप किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे होंगे, आपको नई चीजों को पढ़ के इंप्लीमेंट करना होगा, कोई रटी रटाई चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी होती है ना। You will learn new thing and implement it. You will implement new ideas and then only हम लोग आगे आने वाले समय में थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है क्या? अब यहां पर दो चीजें देखते हैं बेटा, रोल ऑफ फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन। रोल ऑफ फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, और रेदर मैं यहां पर लिख रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ एंड यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, और इसकी वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, तो उसको कितना फोर्स चाहिए घूमने के लिए, और वो कोई ना कोई देगा, वो कोई कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन का तो ही नहीं है, कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो अंदर की तरफ दे रहा है, उसका उस तरफ उसके अपोजिट कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए v शुड लेस देन रूट अंडर म्यू एस जी आर। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी से आप घूम सकते हैं वो रूट अंडर म्यू एस जी आर से घूम सकते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लेते हैं बेटा, हटाए इसको। रोल ऑफ बैंकिंग in uniform circular motion। एक रोड है जो कि बैंक्ड है एंगल थीटा पर, और वो m मास का ऑब्जेक्ट है और वो r रेडियस में घूम रहा है। तो अगर आप कहीं पतरातू घाटी वगैरह गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि रोड सीधा नहीं है, वो थोड़ा इंक्लाइंड बनाया हुआ है, और आप एक इमेजिनरी सर्कल में घूम रहे हो। कभी रोड को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखना लगेगा क्या है कि आपकी गाड़ी एक इमेजिनरी सर्कल में घूम रही है, और यहां पर हम लोगों ने एज्यूम किया है कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, ऐसा होगा नहीं। तो इधर क्या लग रहा होगा बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इधर क्या लग रहा होगा, mg, है ना। अब अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। दिख रहा है क्या? अब इसको n का कंपोनेंट क्या दे रहा है, mv स्क्वायर बाई आर दे रहा है। तो लिखेंगे n साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो सामने सिन होता है, लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा का सिन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। डिवाइड कर दो, आ गया tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। अब अगर सिर्फ फॉर्मूला की तरह देखोगे बेटा तो दो सीधे साधे सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला से आपका काम नहीं चलेगा। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्यों हम लोगों ने यहां पर n के कंपोनेंट को mg को बैलेंस करवाया है, जबकि इंक्लाइंड प्लेन में जब जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा।
तो ध्यान में रखो बेटा कि यहां पर एक्सेलरेशन इधर हो रहा था, तो फोर्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन इधर था, इसलिए हमने फोर्स इधर बैलेंस किया। इस बैंक्ड रोड में एक्सेलरेशन इधर है और इसलिए फोर्स हमने इधर बैलेंस किया। अगर ये बात नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे तो कुछ है नहीं, तो मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पर, और यहीं पर मोरलेस हम लोग क्लासेस को एंड करेंगे रोल ऑफ बैंकिंग एंड रोल ऑफ फ्रिक्शन से। नेक्स्ट कल करेंगे। तो यहां पर लिख लो, रोल ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, जल्दी बोलिए। V शुड लेस देन रूट अंडर म्यू एस जी आर, और यहां क्या था बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर जी। ये फॉर्मूला रोल ऑफ फ्रिक्शन के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए, बैंकिंग के लिए। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8 एससीवी के ये क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। सारे बड़े सिंपल से प्रॉब्लम है बेटा। वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस इन 10 मिनट्स। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बच्चों के लिए देखो, यहां पर क्या है कि अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला भी सीखा ना तो कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। समस्या कहां आती है बेटा, जब आप जीरो सीख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और ये बेटा बिगनिंग होता है, मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बना पा रहे हैं तो इस बिगनिंग ऑफ टफ क्वेश्चंस, ये फर्स्ट लेक्चर है। स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ अ राइडर मूविंग एट ए स्पीड 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसमें इसको दिक्कत होगी। आराम से बेटा। फिर रेडियस दिया हुआ 30 मीटर, यहां ध्यान दीजिए बेटा, रेडियस क्या है 30 मीटर है, और मास दिया हुआ है इसका 150 kg। तो पूछ रहा है व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स, 150 v का स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत है क्या यहां पर? आंसर क्या आ गया 500 न्यूटन। ये वही बात बता रहा है जो हम लोगों ने सीखा, किसी भी चीज को सर्कल में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमने के लिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। द रिक्वायर्ड फोर्स
to move in a circle of radius r with constant velocity v is mv square by r. क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्या बोल रहे हैं? If the horizontal force needed to turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? अब एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या फॉर्मूला था बेटा, सब लोग बोलिए. tan थीटा इज इक्वल टू v का वैल्यू 10 था, 2 10, r 30 था और g कितना था 10 या 9.8 जो भी आप लेते हैं 1/3. थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स 1/3. इस दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत, टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आगे बढ़ जाए. देख लो सब लोग यहां तक कंफर्टेबल हो. क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए बेटा, जो आपका टीचिंग का टाइम है, आप लोग स्कूल जा रहे हो और जो टीचिंग का टाइम है वो क्या है, आज 3 घंटे या 4 घंटे जो भी के बीच की कोई संख्या मान लो, और कल 5 घंटे 8 घंटे. अब 8 घंटे और एक दिन 9 साढ़े 9 घंटे हम लोग वीक में पढ़ा रहे हैं. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट ऑफ योर 5 डेज ऑफ योर स्कूल. लेकिन 9 घंटे कवर करने के लिए कम से कम आपको 36 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम. 45 इज द आइडियल, बट 36 एंड 9 45 हो गया. 45 डिवाइडेड बाई 7 इट कम्स डाउन टू 6 आवर्स पर डे. It's a huge number, right? If road of the previous problem is horizontal, what should be the minimum friction coefficient so that a scooter going at 18 किलोमीटर does not skid? देखिए बेटा यहां पर v अब क्या दे दिया, क्वेश्चन देख के बताओ. v क्या दे दिया? 5 मीटर पर सेकेंड. रेडियस बोला 30 ही ले लो. बोरा स्किड नहीं करे तो v स्क्वायर शुड इक्वल टू म्यू एस आर जी. रेडियस 10 था क्या? अच्छा रेडियस 10 है, सॉरी हमने पिछला ही वाला ले लिया. तो म्यू एस के कितना आ गया? 5 इंटू 5 बाई 10 इंटू 10. दिस कम्स है 0.25. क्या दिक्कत है बेटा? यही याद किया ना बेटा, v शुड लेस देन म्यू एस आर जी. स्क्वायर कर दिया. अब म्यू एस का वैल्यू मिनिमम लिखने के लिए बोल रहा है तो इक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे. कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल. अच्छा पहला बैंकिंग था 6, मैंने ये 7 ही मैंने सॉल्व कर दिया. 6 में आप लगा दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू ठीक है. तो v स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 बाई 10 इंटू, दोनों सेम वैल्यू आ रहा है ना. नेक्स्ट क्या था? 8. अब बेटा देखिए कुछ लोग क्लास में बना ले रहे हैं सारे क्वेश्चंस, कुछ एक भी नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी. A circular road of radius 50 meter has angle of banking equal to 30 degree. What speed should vehicle go on this road so that friction is not used?
देखिए बेटा यहां पर कोई बात नहीं बेटा, इधर देखो बेटा, उसको पकड़ के अपने घर ले जाना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, v² बाई आर जी। ये दिया हुआ है 1/√3। अब देख रहे हो बेटा कि कोई अगर नीट का बच्चा है जिसने ट्रिगो पर ध्यान नहीं दिया है, v², r कितना है, नाइन 9.8 या 10 ले लो, 10 ले लो सुविधा के लिए, ये आपको दिया रहेगा बेटा जनरली, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप 10 ले लो। तो v² कम्स एज 500/√3, और ये मैंने आपको रटने के लिए बोला था 1.732, तो ये आ जाएगा 289 पक्का। 3 ले रहे हैं तो 510 आ रहा है, 519 आ रहा है, कितना 300 ले रहे हैं तो 519 आ रहा है, मतलब 19 हमको घटना है तो 10, हाँ सही बोल रहे हो, 289 वगैरह कुछ आएगा ऐसा। तो v आ गया 17 मीटर। व्हाट इज द गिवन आंसर? देखो मैंने, अगर किसी को कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट है तो ऐसे देख लो, ये आएगा। तो तुम 19.6 आगे चले गए, तो अब इसमें से 19 घटाने के लिए 10 तो पक्का घटेगा, 17, और 1 घटाओगे तो 1.7 भी घट गया, तो 18.7 में पहुंच गए। तो एक से थोड़ा ज्यादा घट रहा होगा, मतलब ये जो आंसर आ रहा होगा ये 288.89 ऐसा कुछ आ रहा होगा अगर डिवाइड करोगे। somebody has divided this? किसी ने डिवाइड किया है क्या? कोई इतना शरीफ बच्चा है? राइट। देखिए बेटा सबसे बड़ी आवश्यकता कहां है ना, जहां आपको वर्क करना है, जो टॉपिक जो क्लास आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है आपको वहां वर्क करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो, तो अपने दिमाग को ग्रो करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को समझो। वो चीज तो तुम समझ ही नहीं सकते जो तुमको नहीं आती है, तो एक शुरुआत करो समझने की। लुक्स लाइक करेक्ट नहीं? तो you understand this will come as 288 point something if you have taken this number, and why it is coming that way you have the reason। क्या आप 19.6 ऊपर गए हो तो इसमें 10 अगर कम होते तो 17.32 कम होता, और एक कम होते तो 1.732 कम होता। इसका मतलब है दिस नंबर लुक्स लाइक close to 288.8 and something like that। Of course you can approximate this as 289, or somebody might have solved using this as 9.8, तो may get lesser number, so you don't worry about the answer। देखो बहुत बार क्या होता है ना बेटा, हम यहां पर लूज आउट कर जाते हैं। एक है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखने का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है। दूसरा है कैलकुलेशन। इफ यू कैन नॉट डू राइट कैलकुलेशन नाउ, यू विल नॉट बी एबल टू डू राइट कैलकुलेशन इन एग्जामिनेशन। तो वन टेंडेंसी होता है कि हम पीछे से आंसर देख लें,
एंड फिर कोर्स करेक्शन करें, बिल्कुल ही नहीं करना है ऐसा बेटा। और इसके लिए आप अपने बुकलेट देखिए, उसमें कोई आंसर नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बच्चे आकर हमेशा पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा हमने सही बनाया। बेटा आज तक तुमको पता ही चल के कि तुमने कैसे सही बनाया कि गलत बनाया, 10th में कौन सा झंडा गाड़ दिया, तो वो पता नहीं चलना। एग्जामिनेशन के दौरान कैसे पता चलेगा तुमने सही बनाया? मतलब हमारा एग्जामिनेशन हमको बोलता है कि हमको आंसर पता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बबल कर रहे हैं तो हम इसी श्योरिटी पे कर रहे हैं कि हमने अपना मेथड सही बनाया, और वो सही है। तो क्लास में जब क्वेश्चंस आप दोगे, टेस्ट में दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। फॉर दैट देयर इज एग्जामिनेशन। यहां पर आपको करेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। That's it for the day. We are early today. तो सब लोग इंस्टीट्यूट से जाएंगे नहीं पंचिंग करते हुए।